हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में कहाँ तक कंप्लीट किया था? रेट ऑफ रिएक्शंस तक। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और फिर आप यहाँ जम कर रहे हैं बिकॉज वहां पर हमने बेसिक्स कंप्लीट किया था ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आज हम सेम टॉपिक पे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर प्रैक्टिस करने वाले हैं, देन विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन पर ही थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, so our first example of the reaction is PCl5 dissociate to give PCl3 gas and Cl2 gas। हमें क्या निकालना है? किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन तीन तरीके से निकाल सकते हैं। जो लोग पहली बार अभी देख रहे हैं उनके लिए कैसे निकाल सकते हैं? रेट ऑफ जो रिएक्शन है हम वो सबसे पहले निकालते हैं रिएक्टेंट के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? आरओडी। इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? इट इज रेट ऑफ दिस अपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या डिसअपीयर होता है? रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, कंजम्पशन भी इसी का होता है। तो टर्म्स है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये चीज पता होना चाहिए कि हम आरओडी किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। और कैसे लिखते हैं? हम निकालते हैं आरओडी इस रिएक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन, डेल्टा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, हमारी रिएक्टेंट क्या है? PCl5 अपॉन डेल्टा टी। ये हमने आरओडी निकाल लिया किसके लिए? दिस रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया? माइनस का साइन हम लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है। इसका एक और रीजन अभी हम जब आगे चलकर ग्राफ समझेंगे ना तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हम किस रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर हमारे पास और भी रिएक्टेंट होते तो हम उनके लिए भी आरओडी निकाल सकते थे। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है इसलिए एक ही बार आया आरओडी, एक ही आरओडी आया। नेक्स्ट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर कौन होता है? प्रोडक्ट अपीयर होता है ना, तो हम ये किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, ROA का फुल फॉर्म इज रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, हमारे प्रोडक्ट दो हैं तो हम दोनों के लिए निकालेंगे ROA। ठीक है, सबसे पहले ये, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो पहले प्लस का साइन लगता है। माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस। बहुत बेसिक्स हैं, पर अगर आपने ये साइन नहीं लगाया तो न्यूमेरिकल्स में आपके आंसर्स गलत आएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो दिस वुड बी डेल्टा PCl3, ये वाला हो गया, अपॉन डेल्टा टी। ROA अपन सेकेंड रिएक्टेंट के लिए भी, सेकेंड प्रोडक्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। दैट बिकम्स डेल्टा Cl2 and by T। ठीक है, concentration of product with respect to time, concentration of product with respect to time, concentration of reactant with respect to time। यही तो फॉर्मूला था हमारा रिएक्शन निकालने का, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। अब ये तो हमने इंडिविजुअली निकाल दिया है। आरओडी किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए। ROA प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? कैसे क्लियर है? क्योंकि अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। डिसअपीयर कौन हो रहा है? रिएक्टेंट हो रहा है। क्लियर? अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ROR, वी कॉल इट रेट ऑफ रिएक्शन। राइट, रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी इजी है ना? अब पूरी रिएक्शन के लिए हमें लिखना है तो ये बेसिकली इनको कंबाइन करके लिखना होगा। हम साथ में एक रिएक्शन के लिए एक बार लिख देंगे। तो हम सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे? रिएक्टेंट्स के लिए और फिर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, ROR। सॉरी, सो दिस बिकम्स माइनस डेल्टा PCl5। स्क्वायर ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है? कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ माइनस का साइन सेम, इक्वल्स टू, फिर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, देखिए हमें प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन लगाना होता है, लेकिन अगर मैंने ये नहीं लगाया है तो इसका भी मतलब प्लस ही है। तो यू कैन गो विद बोथ द थिंग, या तो आप प्लस लगा दीजिए या फिर प्लस को मान के चलिए, वो जो कि हम चलते हैं जनरली, है ना। सो दिस बिकम्स डेल्टा PCl3
बाय टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, इक्वल्स टू लास्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने सब कुछ निकाल दिया एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके। क्या निकाला हमने? आरओडी निकाला, आरओए निकाला एंड आरओआर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हो गई एक एग्जांपल। आपने एक चीज इंपॉर्टेंट इस पे ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो ये सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो क्या है? 1 1 1 है। कैसे? यहाँ पे भी 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। बट व्हाट इफ हमें ऐसे रिएक्शन मिले जिसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो क्या है? अलग अलग है। उस केस में हम ये सारी चीजें कैसे लिखेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2, हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से सारा आरओए निकालने का, आरओआर एंड आरओडी का। ओके, बेसिक्स ही चल रहा है अभी, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 गैस। अब इस केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। इस केस में हम किस तरीके से रिएक्शन को लिखेंगे हमें वो चेक करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे? आरओए। अब तो क्लियर है, यहाँ से देख लेते हैं किसके लिए निकालते हैं हम। सॉरी, आरओडी निकालेंगे किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इंडिविजुअली हम पहले निकालेंगे रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, देन फॉर द होल रिएक्शन दैट इज आरओआर। आरओडी देख लेते हैं क्या आने वाला है। इट वुड बी माइनस का साइन। अब क्या करना है हमें? पहले तो जनरल था, सिर्फ 1 था, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? जो भी हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे लिखते टाइम सिर्फ डिवाइड कर देना है हमारे जो कंसंट्रेशन है उससे। ध्यान से देखिए कैसे। हम क्या लिखते हैं? पहले माइनस का साइन, डेल्टा कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का, N2O5 और डेल्टा टी। अभी तक हम ये लिखते थे जब क्या होता था? कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता था। अब यहाँ पर तो 2 है तो हम क्या कर देंगे? सिर्फ इसे क्या लिखना है आपको? 1/2, ठीक है। क्लियर? दिस बिकम्स डेल्टा और यहाँ पे हो गया 1/2 और माइनस का साइन, ठीक है। सिर्फ आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके लिखना है कंसंट्रेशन यूनिट से और कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे, पहले पूरा लिख लेते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए निकाल रहे हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है अब हमें इन दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन नहीं लगाते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। गुड, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये हो गया 1/4। 4 था तो 1/4 क्योंकि हमको कंसंट्रेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड दिस बिकम्स डेल्टा टी, ठीक है। हमने ये इसके लिए भी निकाल लिया। नेक्स्ट एक और है रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर दिस O2। तो यहाँ पे तो 1 ही है ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें निकाल ली है। अब हम निकालने वाले हैं आरओआर फॉर द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आरओआर, ठीक है। वो क्या होता है? इसको बस कंबाइन करके एक साथ लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? -12 डेल्टा N2O5 with respect to time equals to किसका? इसका प्रोडक्ट का लिखना है हमें रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसके लिए हो जाएगा क्योंकि वहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसा है? 1 है। क्या है? 1। तो यहाँ पर तो हमें किसी से डिवाइड ही नहीं करना है। दिस डायरेक्टली बिकम्स डेल्टा O2 गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल विद द रिएक्शन हैविंग डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो our example is 2HI gas gives H2 plus I2, ठीक है।
इसके लिए निकालते हैं सब कुछ. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वेरी क्विकली. अगर आपको समझ में आ रहा है, व्हाट यू कैन डू, पॉज द वीडियो राइट नाउ, राइट ROD, ROA for this, ROA for this and ROR for the whole reaction, so that you'll get the confidence कि आपको समझ में आ रहा है और आप अपने आप से लिख पा रहे हैं ना. and then match afterwards. so ROD क्या हो जाएगा, rate of disappearance for reactant. good. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डेल्टा क्या है, HI का कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बस यही तो था ROD हमारा. अब ROA निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें कुछ डिवाइड ही नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है डेल्टा कंसेंट्रेशन दैट इज H2 बाय डेल्टा T. फिर एक और रिएक्टेंट है भी हमारे पास, सॉरी प्रोडक्ट है, सो फॉर दैट बिकम्स डेल्टा I2 बाय डेल्टा T. क्लियर, इजी है सब कुछ. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ROR. दैट बिकम्स, सब साथ में लिखना है, तो हो जाएगा माइनस का साइन लगाना कभी ना भूले इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस बिकम्स डेल्टा HI with respect to time equals to concentration of product that is called, अब पढ़ते कैसे है सही तो क्लियर है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू, एक और है इसलिए चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए. यहाँ पर क्या क्या था, जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 थे, सिमिलर थे आई शुड से, पर यहाँ पर जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफर होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसेंट्रेशन से, कंसेंट्रेशन तो हम ऊपर लिख रहे हैं ना, उससे डिवाइड करना होता है. वो हम ये क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये पूरी तरीके से, इस तरीके से रिएक्शन लिखने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी ROR की, वो यूनिक आ सके, क्योंकि हम एग्जैक्टली से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, हम ये लिखते टाइम डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो 2 ही है, तो 2 से 2 डिवाइड होकर एग्जैक्टली 1 बन जाएगा. ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं, यूनिक वैल्यू लेकर आने के लिए हम डिविजन करते हैं. यहाँ पर तो करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर करना है, बट केयरफुली ध्यान रखना है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस आउट हो जाती है, ROR या फिर कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी लिखते हैं. अगर हमने केमिकल रिएक्शन ली है, वो बैलेंस नहीं है. थिंक अबाउट, अगर हमने कोई भी, अगर ये रिएक्शन हमने डायरेक्टली लिख ली होती, यहाँ पर 2 नहीं होता, ये 4 नहीं लिखा होता और बैलेंसिंग चेक नहीं की होती, तो हम क्या कर लेते, हम गलत आंसर निकाल लेते ROR का, ROD का और ROR का, ROA का, है ना. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर राइटिंग ROR वी शुड चेक आउट वेदर द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. अगर वो बैलेंस नहीं है तो क्या हो सकता है, उसकी स्टोइकियोमेट्री वेरी करेगी, और अगर वो वेरी करेगी तो क्या होगा, हमारे आंसर गलत आ जाएंगे. अगर हमने पहले से बैलेंसिंग चेक नहीं की है, तो हमको बैलेंस्ड, शुरू से आप हैबिट बनाएंगे कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ROR निकालना है, तो आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे. पता चला हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और देखा कि वो जो रिएक्शन दी हुई थी वो हमने बैलेंस नहीं किए, सो दैट वुड बी हसल फॉर यू. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो बेसिक आपको रिवाइज भी हो गया कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वही पढ़ा था. उसके लिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें. हम इसके बाद देखते हैं एवरेज रेट. आप तब तक इसे देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज एवरेज रेट. दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज रेट. अभी तक एक्चुअली जो हम रेट निकाल रहे थे ना, ROR वो एवरेज रेट ही था, फिर भी हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. इट इज व्हाट, एवरेज रेट इज अवर टॉपिक, एवरेज रेट. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो ये वही हुआ जो भी हम पढ़ रहे थे, अपॉन टाइम टेकन. तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज रेट मिलेगा, जो भी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, एवरेज क्या होता है ध्यान से समझना. अगर हमें ये वाला जो एग्जाम्पल में देख रही हूँ आपको समझ में आया, तो इसी पर बेस्ड हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी आपको हेल्प करेगा कि क्यों हमें इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ना जरूरी है. दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. ध्यान से समझिए, हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, जस्ट इमेजिन एक बॉडी है जो पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रैवल कर रही है. क्लियर, कार है, ठीक है.
ये जो डिस्टेंस है हमने माना कि ये 100 किलोमीटर है और जो कार ड्राइवर है उसने ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर 4 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। अगर मुझे इस कंडीशन के लिए एवरेज रेट निकालनी है, एवरेज स्पीड आई शुड से निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 4 बिकम्स 25 किलोमीटर पर आवर। यही बोलेंगे ना कि जो कार ड्राइवर है उसकी जो स्पीड रही होगी थ्रू आउट दिस जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितनी रही होगी? 25 किलोमीटर पर आवर। यही तो हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए कि एवरेज हम इस तरीके से निकालते हैं। तो किसी रिएक्शन के लिए भी एवरेज हम ऐसे निकाल रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है वो जनरली हम किससे शो कर रहे हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें एवरेज स्पीड की होते हुए इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या जरूरत, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट की क्या जरूरत है। एवरेज रेट के होते हुए इंस्टेंटेनियस रेट की क्या जरूरत है, क्यों निकालते हैं, बाय दिस एग्जांपल ओनली। अभी समझ में आएंगे कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं किसी भी जर्नी का। तो हम रिएक्टेंस का भी इसी तरीके से, या रिएक्शन का भी जो एवरेज है वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। बिफोर गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम क्या करते हैं? एवरेज रेट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, रिएक्टेंट के लिए अलग से और प्रोडक्ट के लिए अलग से। ग्राफिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं ग्राफ पर बेस्ड, तो ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ फॉर रिएक्टेंट। ये हम जो ग्राफ बना रहे हैं, लेट मी सेपरेट दिस। ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, दिस वुड बी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि विद ड्यूरेशन क्या चेंज हो रहा है? कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना। किसके लिए? दोनों के लिए अलग बनाएंगे, रिएक्टेंट के लिए अलग बनाएंगे, प्रोडक्ट के लिए अलग बनाएंगे। धीरे धीरे आप सारी चीजें क्लियर रखें, ठीक है, क्योंकि हमको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। ये इसको नोट में लिख लीजिए, हैशटैग नोट नंबर 1। ठीक है, क्या ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था फर्स्ट वीडियो में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ये याद रखना है, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे और ग्राफिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट हमें हमेशा याद करके चलना है। व्हाट? प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन, आप पूरा लिख लीजिए, ड्यूरिंग a chemical reaction the concentration of reactant decreases whereas the concentration of product इंक्रीजेस। ठीक है, और इसी कहानी पर बेस्ड आप ग्राफ याद रख सकते हैं। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? स्लोप जो डिक्रीज होते हुए हमें दिखाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ग्राफ फॉर रिएक्टेंट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए इस ग्राफ में मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया इस पर टाइमलाइन पर पॉइंट T1 और एक लिया है पॉइंट T2। ये जो टाइम्स हैं इन पर हमें निकालना है। अगर मुझे इस टाइम पे कंसंट्रेशन पता करनी है तो मुझे इस ग्राफ को टच करना होगा। तो ये हो गया हमारा T1 पे कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को C से बोल रहे हैं, इसलिए C1 से डिनोट कर देते हैं। T1 पे कंसंट्रेशन कैसा है? C1। और T2 पर कंसंट्रेशन कैसा है? C2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं T1 पर कंसंट्रेशन C1 है और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 है। क्लियर हो गया? ठीक है, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमें एवरेज रेट क्या बोल रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। टाइम भी तो चेंज ही हो रहा है, T1 से T2 के बीच में जो चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन C1 और C2 के बीच में, वो हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दीज वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज हमेशा कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल इज C2 माइनस C1 अपॉन
T2 माइनस T1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं हम, ठीक है। ये कंसेंट्रेशन हो गए। अब यहाँ से देखिए, हमने हर बार रिएक्टेंट के केस में एक माइनस का साइन लगाया है ना। आई टोल्ड यू कि हम ग्राफ्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में जो C1 की वैल्यू है वो ज्यादा है कंसेंट्रेशन पेज पे, कंसेंट्रेशन इस पे लाइन पे C1 ज्यादा है, C2 कम है ना, साफ दिख रहा है हमको। और वैसे भी हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट के केस में जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, फाइनल तो कम होते जा रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कहाँ कन्वर्ट होते जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है। वी नो दिस वेरी वेल। सो फ्रॉम दिस ओनली, अगर C1 की वैल्यू ज्यादा है, C1 इज ग्रेटर देन C2, अगर हमको ध्यान से दिख ही रहा है ऑलरेडी, तो हम क्या याद रखेंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो अल्टीमेटली इस एवरेज रेट की जो वैल्यू आने वाली है वो कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। एंड वी नो दिस वेरी वेरी वेल। नोट नंबर 2 that speed or rate can never be negative. Speed or rate can never be negative. स्पीड और रेट एक क्वांटिटी है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। टू मेक दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, अल्टीमेटली ध्यान से समझिए, स्क्वायर ब्रैकेट से जो वैल्यू आने वाली है कंसंट्रेशन की वो नेगेटिव आने वाली है। तो हम यहाँ पर अपने आप से एक नेगेटिव लगा देते हैं, ताकि जब वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली जो रेट आने वाला है वो पॉजिटिव आ जाए। दैट इज द रीजन रिएक्टेंट के केस में हमेशा हमें क्या लगाना है, माइनस साइन खुद से लगाना है। क्यों लगाना है समझ में आ गया, क्योंकि C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एज ए रिजल्ट जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है ब्रैकेट के बाहर माइनस में आने वाली, तो ऑलरेडी हमने अपने आप से एक माइनस लगा दिया, सो दैट द वैल्यू और द रेट बिकम्स पॉजिटिव, बिकॉज द रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर द 2 नोट्स, आप याद रखिए। डन। अब चेंज है तो हम किससे शो डिनोट करते हैं, क्योंकि लार्जर चेंजेस हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है ना कि डिफाइनाइट चेंज है, हमें एक विजिबल चेंज दिख रहा है ना कि पॉइंट T1 से T2 है, तो हम चेंज जो लार्जर चेंजेस होते हैं उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। दिस बिकम्स डेल्टा C, इसका कंसंट्रेशन, अपॉन डेल्टा T। तो यही तो है हमारा एवरेज रेट का फॉर्मूला। ठीक है, जनरली आपको किसी किसी बुक में ये डेल्टा X बाय T भी मिल सकता है, दिस डेल्टा X बाय डेल्टा T। तो एक ही बात है, हमने C कंसंट्रेशन लिया है, किसी ने X लिया, वन इन द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डन। तो हमने किसके लिए ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ वाज फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, एवरेज ग्राफ। अब हम सेम ग्राफ इस साइड देख लेते हैं, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो लेट्स चेक आउट द ग्राफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने रिएक्टेंट्स का देख लिया है। सेम जो ग्राफ बनेगा वो किसके बेस पे बन रहा है, ये तो क्लियर रखिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, दिस कंसंट्रेशन। ठीक है, नाउ दिस इज T इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे याद रखिए, दिस T इक्वल्स टू 0। अब हमको पता है, मैंने आपको नोट लिखवाया था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने स्लोप डिक्रीज करते हुए बनाया। ठीक है, विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है टाइम T पर। प्रोडक्ट तो T इक्वल्स टू 0 पर प्रोडक्ट तो 0 होता है, तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ होता है। तो जो हमारा ग्राफ लाइन आगे वो कहाँ से आएगी, 0 से आएगी। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे स्लोप बढ़ेगा, किसका, प्रोडक्ट का। हम ये ग्राफ बना रहे किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख लीजिए एवरेज रेट ग्राफ फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, डन। तो ये क्लियर है क्यों आया ऐसा, उसमें स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसमें इनवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जो ग्राफ होता है प्रोडक्ट का बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेम हमें एवरेज निकालना है, तो मान लीजिए हमारा ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है। पॉइंट T1 पर अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालना है तो ये मिल गया मुझे, क्योंकि हम वहां पर ऑलरेडी C ले चुके हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन P1 से डिनोट कर देती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो दिस इज अवर पॉइंट P1, और पॉइंट T2 पे जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा P2। अगेन सेम वही फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालनी है, एवरेज रेट, that is change in concentration or change in time.
चेंज इन कंसंट्रेशन कैसा होता है, अगेन फिर से लिखना कैसा है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर P1 ऑलरेडी स्मॉल है तो यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें हमको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना, ऑलरेडी अपने आप ही सही वैल्यू आएगी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन है तो क्या हो जाएगा, ये चेंज है तो हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा P से शो करेंगे अपॉन डेल्टा T। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला, ग्राफ से फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि किस तरीके से आया चेंज इन कंसंट्रेशन, और द एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट इन दिस ग्राफ शोज एवरेज रेट फॉर रिएक्टेंट। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द साइन, माइनस साइन। यहाँ पर हमें माइनस साइन नहीं लगाना है, वहां पे क्यों लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हमने यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एवरेज रेट, ठीक है, क्या होती है उसके ग्राफ्स वगैरह और सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कंप्लीट करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सबसे पहला काम इनके दोनों ग्राफ बनाकर प्रैक्टिस करिए। इंस्टेंटेनियस रेट में भी हम ग्राफ डिस्कस करेंगे फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। If this is the thing with you, then please like, share, subscribe and also press the bell icon for more notification so that you'll get connected with us throughout the syllabus. Thanks a lot for watching our videos.